अरे भाई, वो मेरे पापा है ना, उनको एक बार थोड़े से चक्कर क्या आए, थोड़ा सा कमज़ोरी क्या आ गई, थोड़ी ज़बान लड़खड़ा गई। तो वो मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुझसे कह रहे थे कि अरे इनको तो लकवा हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। मुझे लगता है ना वो बस पैसा कमाने के लिए मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पापा की तो शुगर कम हो गई होगी, इस वजह से ऐसा वो कह रहे होंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है तो अभी के अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका सोचना एकदम गलत है। यह सचमुच अगली बार लकवे में कन्वर्ट हो सकता है। अगर पूरी तरह इसके बारे में जानना है तो आने वाले वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भोपाल से आज आपके समक्ष मैं एक ऐसा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत गंभीर बीमारी है और ये अगर मरीज़ को हो जाए तो इसके परिणाम जो हैं वो आजीवन उसके साथ रहते हैं, आजीवन उसको उसका बोझ झेलना पड़ता है। इस समस्या को हम बोलते हैं स्ट्रोक यानी कि लकवा। स्ट्रोक या लकवे के बारे में एक्चुअली 3 से 4 वीडियोस बनने चाहिए। अभी उसमें से एक वीडियो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। इसमें हम बात करेंगे उन मरीज़ों के बारे में जिनको बार बार चक्कर आते हैं या आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कुछ समय के लिए शरीर के आधे हिस्से में या किसी पर्टिकुलर हिस्से में कमज़ोरी, सुन्नपन या झुनझुनी आती है। कुछ समय के लिए ज़बान लड़खड़ा जाती है और कुछ समय में ही ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है या आपके जान पहचान में कभी किसी को ऐसा कुछ हुआ है तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि ये लक्षण इसलिए हैं कि शायद शुगर की कमी हो गई होगी, थोड़ी कमज़ोरी आ गई होगी, अरे उसने ढंग से खाया पिया नहीं था इसलिए उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी या उसके शरीर के किसी आधे हिस्से में कमज़ोरी आने लगी। जी नहीं, ये सारे लक्षण खतरनाक हैं। ये सारे लक्षण ये दर्शाते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मरीज़ की ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कुछ ना कुछ समस्या है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। ट्रांजिएंट मतलब जो कुछ समय के लिए ही था और बाद में रिवर्स हो गया। इस्केमिक मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो गई, और अटैक मतलब तो हम सब जानते ही हैं कि एकदम से एक ऐसा इवेंट होना जो अटैक की तरह हमारे शरीर पर हुआ, लेकिन फिर रिकवरी भी हो गई। तो भाई मरीज़ अस्पताल में कभी कभी आ भी जाते हैं ऐसी समस्या लेकर, कभी कभी वो घर पर ही इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा उन सब से निवेदन है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने नियरेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं, आमतौर पर ये आर्टरीज़ होती हैं कैरोटिड आर्टरीज़, जो हमारी गर्दन से होती हुई जाती हैं और फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसका एक भाग हमारे चेहरे को सप्लाई करता है और दूसरा भाग जिसको हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं वो ब्रेन के आधे हिस्से को सप्लाई करता है। तो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइट पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है। इसी के साथ 2 आर्टरीज और होती हैं जिनको हम वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से को यानी कि हाइंड ब्रेन को सप्लाई करती है। तो कुल मिला के 4 आर्टरीज प्रकृति ने हमें दी है जो हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई को मेंटेन करके रखती हैं। अक्सर इन आर्टरीज के बीच कनेक्शंस होते हैं और ये कनेक्शंस का कारण भी यही है कि अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो रही हो तो शायद दूसरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई बनी रहे और शरीर को कोई मेजर नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इन आर्टरीज में प्लाक्स जमने लगते हैं। हमने अपने थक्के वाले वीडियो में बात करी थी कि प्लाक क्यों जमते हैं। शॉर्ट में बता दूं, ये उन लोगों को जमते हैं जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, जिनको मोटापा है, जो चलते फिरते कम है, जो स्मोकिंग करते हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा है। उम्र को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आज अभी आप अपनी ज़िंदगी में मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। तो अगर ऐसे मरीज़ों में प्लाक जमा हो रहा है तो ये प्लाक हार्ट की नसों में भी जमा हो सकता है, पैर की नसों में भी हो सकता है और इन कैरोटिड आर्टरीज में भी हो सकता है। जब ये प्लाक जमा हो जाता है और जमा होते होते इतना हो जाता है कि ब्लड सप्लाई 50% 60% से ज़्यादा कम हो जाती है, जब ये प्लाक इतना बड़ा हो जाता है
कि वो उस ब्लड वेसल के 50% एरिया से ज़्यादा को एनक्रोच कर लेता है, यानी कि बंद कर देता है, तो खून की सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। एक ऐसा समय आता है जब ब्लड सप्लाई क्षण भर के लिए कम होती है। ब्रेन को जैसे ही ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है तो शुगर कम पहुंचती है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिस वजह से ब्रेन की अफेक्टेड सेल्स जो हैं उन पे असर आता है और जिस हिस्से पर भी असर पड़ा है उस हिस्से के हिसाब से मरीज़ को लक्षण आते हैं। जैसे कोई हिस्सा हाथ पैर हिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का, तो अगर उस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हुई है तो मरीज़ को हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होगी, झुनझुनी आएगी या कमज़ोरी होगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि पैरालिसिस हो गया। अगर ब्रेन के ऐसे हिस्से में दिक्कत आती है जो हमारी स्पीच यानी कि बोलने को कंट्रोल करता है, तो ज़बान लड़खड़ाने लगेगी। कुछ समय के लिए सही, लेकिन ज़बान लड़खड़ाएगी और कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हमको एक नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट अक्सर ऐसी समस्या होने पर कैरोटिड डॉपलर नाम की एक टेस्ट कराते हैं। कैरोटिड डॉपलर एक सिंपल सा सोनोग्राफी गाइडेड एक टेस्ट है जिसमें हम डॉपलर जांच करके ये देखते हैं कि कैरोटिड आर्टरीज में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो कितना सिग्निफिकेंट है। अक्सर एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन कैरोटिड डॉपलर पे नहीं हो पाता है, तो उसके बाद हम सीटी एंजियोग्राफी या एमआरआई एंजियोग्राफी नाम की जांच करा सकते हैं, जिससे हमको एग्जैक्ट ब्लॉकेज कितना परसेंट है ये पता चल जाता है। अब ब्लॉकेज पता चल गया तो आगे क्या करना है? आगे करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक है कि ओपन सर्जरी करके उस प्लाक को वहाँ से निकालना। दूसरा होता है कि उस प्लाक को वहीं बने रहने दीजिए, बस उसके बगल में एक स्टेंट यानी कि एक छल्ला जो है उसको हम प्लेस कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग अगेन एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक सुई के द्वारा किया जा सकता है, बिना किसी चीरफाड़ के किया जा सकता है, बिना लंबे हॉस्पिटलाइजेशन के किया जा सकता है। तो अक्सर हम जांघ की नस में या हाथ की जो रेडियल आर्टरी होती है कलाई के पास, उस नस में हम एक सुई लगाकर, कुछ स्पेशल तार होते हैं जिनको इस प्लाक के बगल से ले जाते हैं और इस तार के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बलून से एंजियोप्लास्टी करते हैं और एक स्टेंट जो है जो इस पर्टिकुलर नस के लिए ही डेडिकेटेड आता है, उस स्टेंट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, जिससे वो प्लाक जो है वहीं पर सेटल हो जाए और उसके टूटने के या उसके ऊपर माइग्रेट होने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर इन स्टेंट्स की पेटेंसी रेट यानी इनकी खुले रहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, प्रोवाइडेड दैट मरीज़ खून पतला करने की दवाई रेगुलरली खाते रहें। स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करें, तो इस प्रक्रिया का पूरा फ़ायदा उनको मिलता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, अगर आपके सगे संबंधी या आप में से किसी को भी ऐसी कोई समस्या है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अभी तो TIA हुआ है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है। अगली बार जब भी ये फिर से होगा तो हो सकता है ये एक परमानेंट किस्म का स्ट्रोक हो जाए या लकवा हो जाए, और ये अगर परमानेंट हो गया तो ये आजीवन आपको परेशान करेगा। आजीवन हम देखते हैं कई लोग जिनको लकवा हो गया होता है उनकी जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, चलने फिरने के भी मोहताज हो जाते हैं, अक्सर बेड रिडन होते हैं, खाना पीना भी खुद से नहीं कर पाते हैं, शौचालय तक भी खुद से नहीं जा पाते हैं, बाथरूम या मोशन भी उन्हें पलंग पर ही पास करना पड़ता है। लाइफ की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें हम लकवे के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन क्रांतिकारी इलाजों के बारे में बात करेंगे जो लकवे के पेशेंट्स को हम ऑफर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।